आ जाइए जल्दी। माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। हेलो। हेलो हेलो, माइक टेस्ट। चलिए तो शुरू करते हैं भैया क्लास अपनी। पहले हम आपको बता देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। यूजीसी नेट का फ्री बैच चल रहा है पेपर सेकंड के लिए। यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 में जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था द विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज नॉन फिक्शन। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने विक्टोरियन एज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और किन किन चीज़ों ने उसको इन्फ्लुएंस किया उस एज को, उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। इसके बाद हमने ओवरव्यू पढ़ा था और कुछ फैक्ट्स पढ़े थे इसके। फिर हमने मेजर नॉन फिक्शन राइटर्स के बारे में बात की थी विक्टोरियन एरा के, जिसमें हमने थॉमस कार्लिल और जॉन स्टुअर्ट जैसे लोगों को पढ़ा था। इन सभी नामों को पढ़ने के बाद हमने आगे कंटिन्यू किया था नॉन फिक्शन को मॉडर्न एज में। आज यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद ये क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम आए हैं आज लाइव सिर्फ इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए, डे 53। और इसके बाद अब हम जो कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को वो डिपेंड करेगा आप लोगों की डिमांड पर, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिजी नाउ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीटीजीटी एंड पीजीटी। सो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी और माई चैनल कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ बिकॉज ऑफ द व्यूज़ एंड अदर थिंग्स। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। यूजीसी नेट के बैच में रोज़ाना नोट्स बनाने होते हैं, तो और स्टूडेंट्स अभी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स की वजह से। तो आई में स्टॉप इट फॉर अ वाइल और इसे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे ही आपकी डिमांड आएगी कि सर इस बैच को दोबारा कंटिन्यू कर दीजिए, तो हम डे 54 से दोबारा कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। नॉन फिक्शन मॉडर्न एज पढ़ेंगे हम। नॉन फिक्शन इन द मॉडर्न एज पर्टिकुलरली फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टू प्रेजेंट। नॉन फिक्शन जो है मॉडर्न एज का, इसको हम यूजुअली लेट 19th सेंचुरी से अभी प्रेजेंट तक मानते हैं, हैज़ इवॉल्व टू रिफ्लेक्ट द ड्रामेटिक चेंजेस इन सोसाइटी। इसमें वो रिफ्लेक्ट किया जाता है कि कितने ड्रामेटिक परिवर्तन सोसाइटी में हुए हैं, पॉलिटिक्स में हुए हैं, साइंस में हुए हैं, टेक्नोलॉजी में हुए हैं और कल्चर में हुए हैं। द थीम्स, एस्पेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न नॉन फिक्शन, जो थीम्स हैं, एस्पेक्ट्स, पहलू हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न नॉन फिक्शन के, आर शेप्ड बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, इनको शेप किया गया है, इनको आकार मिला है उन जटिलताओं की वजह से जो जटिलताएं हमें 20वीं और 21वीं शताब्दियों में देखने को मिलती हैं। इसमें जो लिटरेचर लिखा गया है नॉन फिक्शन में मॉडर्न एज में, उसके की फोकसेस रहे हैं वॉर, सोशल जस्टिस, पर्सनल आइडेंटिटी, ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस एंड द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। इन मुद्दों पर, इन थीम्स पर ज़्यादातर साहित्य लिखा गया है नॉन फिक्शन का मॉडर्न एज में। चलिए पहला हेडिंग है थीम्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न नॉन फिक्शन। मॉडर्न नॉन फिक्शन की थीम्स और एस्पेक्ट्स यानी कि पहलुओं का जिक्र करते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर। देखो मॉडर्न एज में हमने 2 वर्ल्ड वॉर देखे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और ये दोनों बहुत बड़ी घटनाएं हैं इंसानी इतिहास की। अब इतनी बड़ी घटनाएं जिसने लगभग लगभग पूरी दुनिया को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस किया हो,
और उसका इन्फ्लुएंस साहित्य पर ना पड़ा हो, लिटरेचर पर ना पड़ा हो, ऐसा मुश्किल है। इसी वजह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे या जो ग्लोबल वॉर्स थे, उनका बहुत बड़ा असर नॉन फिक्शन पर हुआ है और बहुत कुछ लिखा गया है। इन्हीं को पढ़ेंगे, वॉर्स एंड आफ्टरमैथ, युद्ध और उनके बाद का आफ्टरमैथ। द टू वर्ल्ड वॉर्स, दो तो वर्ल्ड वॉर हो गए, कोल्ड वॉर हो गया अमेरिका और रशिया के बीच वाला, एंड न्यूमरस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और कई सारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स शेप्ड मच ऑफ 20th सेंचुरी नॉन फिक्शन। इन सारी चीज़ों ने 20वीं शताब्दी की नॉन फिक्शन को शेप किया। मेमोयर्स लिखे गए, हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिखे गए, रिफ्लेक्शंस लिखे गए वॉर पर, बिकेम प्रोमिनेंट, ये बहुत प्रोमिनेंट हो गए। डॉक्यूमेंटिंग द ह्यूमन कॉस्ट, डॉक्यूमेंट किया जाने लगा राइटर्स के द्वारा कि कितनी इंसानी हानि हुई है, क्या पॉलिटिकल डायनामिक्स रहे, एंड साइकोलॉजिकल आफ्टरमैथ क्या हुआ इन घटनाओं के बाद। तो देखो, वर्ल्ड वॉर हो गए दोनों, कोल्ड वॉर हो गया अमेरिका और रशिया के बीच का, यूएसएसआर का टूटना हो गया, रशिया टूट गया 6-7 देशों में, है ना, नए नए देश हमारे सामने आए, तजाकिस्तान, ये वो, उज़्बेकिस्तान। इसके अलावा जैसे बोस्निया और हर्जेगोविना, वहाँ पर हो हल्ला मचा, मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ, ठीक है, इसी दौर में मिडिल ईस्ट में कई सारे अलग अलग देश बने। तो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ इस मॉडर्न एज में हो रहा था, और इन घटनाओं से जो है वहाँ का साहित्य और वहाँ के साहित्यकार इन्फ्लुएंस हो रहे थे। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, जिसमें ह्यूमन कॉस्ट का जिक्र हुआ, पॉलिटिकल डायनामिक्स का जिक्र हुआ, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो रहा था वॉर्स के बाद लोगों की ज़िंदगियों में, उसका जिक्र हुआ। अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो द गन्स ऑफ ऑगस्ट, एक किताब है द गन्स ऑफ ऑगस्ट, 1962 में लिखी गई थी बारबरा टचमैन के द्वारा। अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इवेंट्स, एक डिटेल इतिहास है इसमें उन घटनाओं का, लीडिंग अप टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। कोई भी वॉर, कोई भी युद्ध जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि आज मेरी मान लीजिए आपसे लड़ाई हो गई और कल से हम दोनों युद्ध करने लगेंगे, नहीं, एक बात पर वॉर नहीं हो सकता, ठीक है। पहले आपने मुझे कुछ कहा होगा, ठीक है, मैंने नज़रअंदाज कर दिया, फिर मैंने आपको कुछ कहा होगा, आपने नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है, फिर धीरे 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 करके कुछ चीज़ें हुई होंगी, फिर जाके फटेंगे हम दोनों, फिर जाके वॉर करेंगे। तो क्या रीजंस थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पीछे, उनको डिटेल्ड में लिखती हैं बारबरा। इसके अलावा एक किताब और है नाइट, जो 1956 में आई थी, एली विजल के द्वारा लिखी गई। ये एक मेमोयर था रिफ्लेक्टिंग ऑन द हॉरर्स ऑफ द होलोकॉस्ट, इसमें होलोकॉस्ट के हॉरर्स का जिक्र किया गया था। दूसरा जो टॉपिक है जिसने मॉडर्न एज के नॉन फिक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, वो था सोशल जस्टिस और सिविल राइट्स। मॉडर्न एज में एक अलग तरह का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और वो मूवमेंट था सामाजिक न्याय का और सिविल राइट्स का। तो एक तो सामाजिक न्याय एक कीवर्ड बन गया इस दौर का, और बड़ा ज़रूरी था ये सोशल जस्टिस। बहुत सारी वर्ग, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो दबी और कुचली थीं, अब उनको अपने अधिकारों का फिक्र हुआ, और उन्होंने सोशल जस्टिस की मांग करी कि ऐसा नहीं होगा कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा होगा अमेरिका में और उसमें सिर्फ वाइट लोग ही जा पाएंगे उसे देखने के लिए, ब्लैक्स को एंट्री नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो सोशल जस्टिस की मांग हुई, ठीक है, कि हमें बराबरी चाहिए नौकरियों में, और सिविल राइट्स मांगे गए। जब सरकारों के पास अतः ताकत आ जाती है, जब सरकारें बहुत पावरफुल हो जाती हैं, जैसा कि उस दौरान हो गई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के आसपास या उसके बाद में, तो सरकारें लोगों के अधिकार छीनती हैं फिर, ठीक है, कि हम तुम्हें ज़मीन नहीं देंगे, ज़मीन के कानून बदल देंगे, ठीक है, और इंश्योरेंस के कानून बदल देंगे। तो सरकारें मनमानी करती हैं। तो सबसे बड़ा भ्रम ये है इंसानों का मॉडर्न टाइम में कि सरकारें हमारे लिए काम कर रही हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। जिन नागरिकों को ये एहसास हो जाता है, बस वही काम करवा पाते हैं सरकारों से, ठीक है, बाकी तो बर्बाद हो जाते हैं। तो अब वो अपने अधिकारों को लेकर, अपने सिविल राइट्स को लेकर जो अवेयरनेस फैली लोगों में, तो उसके बारे में उन्होंने अधिकार मांगने शुरू करे। जैसे कि भाई औरतों ने अधिकार मांगने शुरू कर दिए कि भैया अब हमें वोट देने का अधिकार दीजिए, तो औरतों को वोट देने का अधिकार दिया गया यूरोप में, कुछ इस तरह से। जैसे इसी में एक इक्वालिटी मूवमेंट्स,
नॉन फिक्शन राइटिंग्स हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डॉक्यूमेंटिंग एंड एडवोकेटिंग फॉर सोशल चेंज। नॉन फिक्शन राइटिंग्स ने मॉडर्न एज की बहुत ही क्रूशल भूमिका निभाई है। इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है इन राइटिंग्स ने, इन्होंने एडवोकेट किया है, मांग की है सामाजिक परिवर्तन की, इंक्लूडिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट। इसमें सिविल राइट मूवमेंट शामिल है, फेमिनिज्म है, एलजीबीटीक्यू राइट्स हैं और डीकोलोनाइजेशन है। तो 1947 में हमें आज़ादी मिली। अब ये आज़ादी अगर आप देखें, जब आप पढ़ेंगे ब्रिटेन के इतिहास को, जैसे 1947 में हमें मिल गई, अगले साल किसी और देश को दे दी, 1950 में किसी को दे दी, 55 में जा गया हांगकांग को आज़ाद कर दिया। तो विद इन 10 to 15 ईयर्स इन्होंने लगभग सारे देशों को आज़ाद कर दिया था, सबको डीकोलोनाइज कर दिया था। तो ये ऐसा नहीं था कि अचानक से सारे देशों में आज़ादी की जंग होने लगी थी। लिटरेचर ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे बहुत सारे राइटर्स इंग्लैंड के अंदर ही, यानी कि जिन लोगों ने गुलाम किया हुआ था उन्हीं के बीच में से कुछ ऐसे राइटर्स उभरे जिन्होंने डीकोलोनाइजेशन के बारे में लिखा कि नहीं, ये कोई बात नहीं होती कि आप यहाँ से निकलेंगे किसी दूसरे देश में जाएंगे और उसे कब्जे में कर लेंगे। राइटर्स हैव क्रॉनिकल्ड सिस्टमैटिक इनजस्टिस। राइटर्स ने संग्रह किया सिस्टमैटिक इनजस्टिस का, पर्सनल नरेटिव्स लिखे और कॉल्स फॉर रिफॉर्म और सुधार के लिए पुकार लगाई। नोटेबल एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो बैटी फ्रिडन की एक किताब है बड़ी प्यारी, द फेमिनिन मिस्टिक 1963। ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है फॉर द सेकेंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो सेकेंड वेव चली थी फेमिनिस्ट मूवमेंट की, उसकी। इसके अलावा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट किताब का नाम है, सन याद रखिएगा 1965। ये एक नरेटिव है एक्सप्लोरिंग रेस। इसमें वो नस्ल, पहचान और एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं इन द फाइट फॉर ब्लैक राइट्स की लड़ाई में। तीसरी चीज जिसका इन्फ्लुएंस नॉन फिक्शन में हुआ मॉडर्न टाइम में, वो थी पर्सनल आइडेंटिटी एंड द सेल्फ। मॉडर्न एज में जब नॉन फिक्शन लिखा गया तो उसमें एक अलग तरह की किताबें आनी शुरू हुई, जिसमें राइटर्स ने अपनी खुद की पहचान को और खुद को ढूंढने की कोशिश करी, ठीक है, जिसमें उन्होंने कई सारे मेमोयर और कई सारी ऑटोबायोग्राफीज लिखी, ठीक है। ये मॉडर्न एज में नॉन फिक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर। मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी में एक फ़र्क होता है, नहीं पता तो थोड़ा सा बता देते हैं। मैं अपने बचपन से और अपने जीवन काल, जब तक मुझे याद है, मान लीजिए मैं 60 में मरूंगा, तो 55 की उम्र तक का मैंने पूरी जीवनी लिख दी, तो वो ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक घटना पर, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर अपने जीवन के बारे में लिखूंगा, जैसे वो 5 साल जो मैंने दिल्ली में बिताए उसके बारे में मैंने किताब लिखी, तो वो मेमोयर कहलाएगी किताब। देयर हैज़ बीन अ राइज इन नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में एक बड़ा राइज देखने को मिला दैट एक्सप्लोर्स पर्सनल आइडेंटिटी, जिसमें पर्सनल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया राइटर्स ने, इंट्रोस्पेक्शन, खुद को ढूंढा, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को ढूंढा। राइटर्स इंक्रीजिंगली फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। राइटर्स ने अपना फोकस बढ़ाया साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन पर, मेंटल हेल्थ पर और पर्सनल ग्रोथ पर। नोटेबल एग्जाम्पल्स में देखें तो एक किताब है माया एंजेलो की, आई नो बाय द केज बर्ड सिंग्स। मतलब ज़रूर पढ़िए किसी दिन इस किताब को, ज़रूर पढ़िए, खासतौर से लड़कियाँ। एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है डीलिंग विद रेस, आइडेंटिटी एंड ट्रॉमा। इसमें वो डील कर रहे हैं रेस, आइडेंटिटी एंड ट्रॉमा को। इसके अलावा तारा वेस्टोवर हैं, एजुकेटेड 2018 की किताब है इनकी, अ मेमोयर अबाउट द ऑथर्स एस्केप फ्रॉम ए स्ट्रिक्ट। ये मेमोयर है, इसमें ऑथर अपने एस्केप के बारे में लिख रही हैं जब वो भागी थी एक स्ट्रिक्ट और सर्वाइवलिस्ट फैमिली से, एंड हर जर्नी टू वर्ड एजुकेशन, और जिस तरह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। फोर्थ चीज़ जिसका इन्फ्लुएंस मॉडर्न एज में नॉन फिक्शन पर पड़ा और बहुत ज़्यादा पड़ा, वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, साइंस ने टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी। जब साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करेगा तो उसका असर साहित्य पर नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एडवांसेस इन फिजिक्स में बड़ा एडवांसेस हुए, बड़ी प्रगति हुई, बायोलॉजी में हुई, टेक्नोलॉजी में हुई, हैव लेड टू पॉपुलर नॉन फिक्शन। इससे एक पॉपुलर नॉन फिक्शन पैदा हुआ दैट एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक आइडियाज़, जिसमें राइटर्स बहुत ही जटिल साइंटिफिक आइडियाज़ को समझाते थे जनरल ऑडियंस को।
द राइज ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस हैज़ ऑल्सो गिवन वे। अब एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी जागी थी, इसका भी उदय हुआ, उसने भी एक रास्ता बनाया टू राइटिंग्स फोकस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज। कई राइटिंग्स लिखी जाने लगी क्लाइमेट चेंज पर, इकोलॉजिकल क्राइसिस पर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पर, ठीक है। नोटेबल एग्जांपल्स की अगर बात करें तो 1988 में किताब आई थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग की, पढ़ा होगा आपने, आई थिंक मेरे पास भी रखी है यहाँ। तो स्टीफन हॉकिंग जानते हैं आप, बहुत बड़े फिजिसिस्ट रहे हैं, अभी तो डेथ हो गई है, और व्हील चेयर पर पूरी ज़िंदगी बिताई, बोल नहीं सकते थे, कंप्यूटराइज्ड बोला करते थे। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उन्होंने लिखी थी ये किताब, और इस किताब ने सब कुछ चेंज कर दिया था फिज़िक्स में। इन्होंने टाइम ट्रैवल के बारे में, मल्टीवर्स के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में इस किताब में लिखा था, ज़रूर पढ़िएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग बुक, ये ग्राउंड ब्रेकिंग किताब थी दैट एक्सप्लेन्स कॉस्मोलॉजी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी और ब्लैक होल्स को समझाया था ले ऑडियंस, साधारण ऑडियंस को, बहुत ही आसान भाषा में लिखी थी, लगता ही नहीं था कि किसी फिजिसिस्ट ने लिखी है। इसके अलावा 1962 में रेचल कार्सन की किताब थी साइलेंट स्प्रिंग, पायोनियरिंग टेक्स्ट इन एनवायरमेंटल साइंस। ये एक पायोनियरिंग टेक्स्ट था, एनवायरमेंटल साइंस था, दैट हेल्प लॉन्च द मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट, और इस किताब ने मदद की थी लॉन्च करने में आधुनिक एनवायरमेंटल मूवमेंट को। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है जिसका बहुत ज़्यादा असर नॉन फिक्शन पर हुआ था मॉडर्न एज में, वो था ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल शिफ्ट्स, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्लोबलीकरण ही लिखते थे शायद हम लोग तो एसेज में, है ना, आई थिंक। देखो, ग्लोबलाइजेशन मॉडर्न एज की सबसे बड़ी घटना है। पूरी दुनिया का एक्सेस हम लोगों के पास है, लोग ट्रैवल भी ज़्यादा करने लगे हैं। पहले ज़माने में इक्का दुक्का लोग ट्रैवल करते थे, और अभी ट्रैवल बहुत आसान हो गया है, ठीक है, बहुत आसान। पासपोर्ट उठाइए, कहीं पर भी चले जाइए वीज़ा लेके, प्लेन्स हो गए हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं तो इंटरनेट आ गया है, तो उसकी वजह से अमेरिका आपके घर तक पहुंच चुका है, ब्रिटेन आपके घर तक पहुंच चुका है, भारत और भारतीय संस्कृति बॉलीवुड के ज़रिए अलग अलग कोनों तक पहुंच गई है ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही है। अब इसका असर ज़रूर होगा साहित्य पर। दूसरा, कल्चरल शिफ्ट्स, लोगों के कल्चर चेंज हुए हैं, हमारे कल्चर बदले, इंडिया का कल्चर बदला है भाई। आज से 100 साल पहले का इंडियन कल्चर और अभी का इंडियन कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, और वो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। तो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया। एज ग्लोबलाइजेशन बिकम मोर प्रोमिनेंट, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोमिनेंट हुआ, नॉन फिक्शन स्टार्टेड एड्रेसिंग इश्यूज। तो नॉन फिक्शन ने कई मुद्दों को एड्रेस करना शुरू कर दिया, जैसे कि माइग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंजेस, इकोनॉमिक सिस्टम्स, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस एंड लोकल कम्युनिटीज़। नोटेबल एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो जेरेड डायमंड की 1997 में किताब आई थी गन्स, जर्म्स एंड स्टील, अ ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। ये एक बहुत ही विस्तृत इतिहास था ह्यूमन सोसाइटीज़ का, एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ ज्योग्राफी। इसमें ज्योग्राफी की भूमिका और एनवायरनमेंट की भूमिका पर जोर दिया गया था सिविलाइजेशंस को शेप करने में। कि देखिए, कहीं पर जी महाराज, बहुत जल्दी। तो जेरार्ड ने बहुत अच्छे से इस किताब में समझाया था कि आप किसी एरिया की सिविलाइजेशन पर गौर करिए, वो कितनी विकसित होगी और कितनी नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। इसके अलावा एक किताब थी द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, दुनिया सपाट है, थॉमस फ्रिडमैन की किताब है ये, अ बुक डिस्कसिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें ग्लोबलाइजेशन के इम्प्लीकेशंस को डिस्कस किया गया है, और फ्लैटनिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। और कहा गया है कि देखो, कारोबार के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए आपने दुनिया को फ्लैट कर दिया है, लोग अब आसानी से आ जा रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया नॉन फिक्शन को मॉडर्न एज में, वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक विचारधाराओं ने, और पावर स्ट्रक्चर्स ने, सत्ता संरचनाओं ने। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स,
देखिए, जो भी नॉन फिक्शन लिखा गया इस दौर में, उसमें राइटर्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है पॉलिटिकल सिस्टम्स को. मॉडर्न नॉन फिक्शन ऑफन ग्रैपल्स विद द राइज एंड फॉल ऑफ आइडियोलॉजीज. मॉडर्न नॉन फिक्शन में कई बार आपको उदय और पतन देखने को मिलेगा कई आइडियोलॉजीज का, जैसे कम्युनिज्म, फासिज्म, नियोलिबरलिज्म. इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द वर्किंग्स ऑफ पावर इन डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन रिजाइम्स. इन रचनाओं में कई बार राइटर्स एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से सत्ता काम करती है किसी लोकतांत्रिक या किसी तानाशाही रिजाइम्स में. नोटेबल एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, द रोड टू सर्वडम 1944 में फ्रेडरिक हायक के द्वारा लिखी गई किताब. अ क्रिटिक ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, इसमें उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज किया, स्टेट कंट्रोल को क्रिटिसाइज किया. आर्ग्यूइंग फॉर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, उन्होंने आर्ग्यूमेंट पेश किया फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को लेकर कि हर आदमी को कारोबार करने की इजाज़त मिले. इसके अलावा हैना एरेंड की एक किताब है, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951, अ फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. इसमें इन्होंने फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन किया है टोटलिटेरियनिज्म के राइज को लेकर 20वीं सेंचुरी में. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि अगर आप मॉडर्न नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को आपको मिलेंगे. उसमें पहला होगा डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स की डाइवर्सिटी. जी हाँ, मॉडर्न नॉन फिक्शन इज मार्क्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड सब जॉनराज. मॉडर्न नॉन फिक्शन में कई अलग अलग प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं, कई सब जॉनराज हैं, जैसे कि मेमोयर्स हैं, बायोग्राफीज़ हैं, एसेज हैं, रिपोर्टाज है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, ट्रैवल राइटिंग है, साइंटिफिक डिस्कोर्स हैं. द ब्लरिंग ऑफ लाइन्स बिटवीन लिटरेरी एंड जर्नलिस्टिक फॉर्म्स इज कॉमन. एक लकीर होती थी पहले कि एक तरफ साहित्य है, एक तरफ जर्नलिज्म है, वो लकीर अब मिट रही थी धीरे धीरे. हाइब्रिड जॉनराज भी आए मॉडर्न एज में. सम मॉडर्न नॉन फिक्शन मर्जेस पर्सनल नरेटिव. कई मॉडर्न नॉन फिक्शन ने पर्सनल नरेटिव को मर्ज कर दिया, मिला दिया, ठीक है, ब्रॉडर पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री के साथ, जैसे कंबाइनिंग मेमोयर विद हिस्टोरिकल एनालिसिस, कि वो मेमोयर लिख रहे हैं लेकिन उसमें किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर रहे हैं या फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन दे रहे हैं. ठीक है, तो हाइब्रिड का मतलब जब दो चीज़ें मिले. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इंगेजमेंट विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज. मॉडर्न एज में जो नॉन फिक्शन राइटर्स थे, उन्होंने अपने समकालीन मुद्दों को अपनी रचनाओं के साथ लिखना शुरू किया. मॉडर्न नॉन फिक्शन इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू कंटेम्प्रेरी. मॉडर्न नॉन फिक्शन बहुत ही रिस्पॉन्सिव है अपने कंटेम्प्रेरी, अपने समकालीन सोशल, पॉलिटिकल और साइंटिफिक चैलेंजेस को लेकर. राइटर्स आर ऑफन इंगेज इन रियल टाइम एनालिसिस. राइटर्स प्रायः इंगेज नज़र आते हैं अपनी किताबों में कि वो अपने असल टाइम के एनालिसिस करते हैं मौजूदा करंट इवेंट्स की. रिफ्लेक्टिंग ऑन टॉपिक्स सच एज क्लाइमेट चेंज. कई टॉपिक्स पर वो बात करते हैं अपनी किताबों में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हो गया सोसाइटी पर, रेशियल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी हो गई. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है एक्सेसिबिलिटी एंड पॉपुलराइजेशन. विद द राइज ऑफ मास मीडिया, अब जैसे जैसे मास मीडिया बढ़ा, नॉन फिक्शन हैज़ बिकम मोर एक्सेसिबल. नॉन फिक्शन ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया जनरल पब्लिक के लिए. राइटर्स जैसे कि मैल्कम ग्लैडवेल, जिनकी किताब है द टिपिंग पॉइंट, या युवल नोआ हरारी, ठीक है, सेपियंस इन्होंने लिखी किताबें, हैव पॉपुलराइज कॉम्प्लेक्स सोशल. इन्होंने पॉपुलराइज किया बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल आइडियाज़ को बहुत ही इंगेजिंग और ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट्स में. ठीक है, युवल नोआ हरारी तो भाई बिल्कुल ये समझ लीजिए हीरो है इस जॉनरा का. ठीक है, एथिकल एंड मोरल एक्सप्लोरेशंस की अगर बात करें, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है. नॉन फिक्शन इन द मॉडर्न एज ऑफन ग्रैपल्स विद डीप मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस. जो नॉन फिक्शन है मॉडर्न एज में, उसमें आपको बहुत ही गहरी नैतिक और एथिकल सवालों का एक भंडार मिलेगा रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें वो सवाल खड़े करेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के खिलाफ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के खिलाफ और पॉलिटिकल पावर के खिलाफ. राइटर्स एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. राइटर्स कई मुद्दों पर लिखते हैं, जैसे एआई का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लिखेंगे, दूसरे साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज के बारे में लिखेंगे, ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखेंगे, प्राइवेसी और एथिक्स के बारे में. पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है subjectivity and personal narratives. There is an increasing focus on subjective perspective. एक बहुत ही इंक्रीजिंग फोकस नज़र आता है राइटर्स के अंदर कि वो बहुत ही
सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स को बहुत ही अलग फोकस के साथ देखते हैं, जैसे कि पर्सनल स्टोरीज हैं, इंडिविजुअल स्ट्रगल्स हैं, इमोशनल डेप्थ हैं, और ऑफन यूज टू डिस्कस ब्रॉडर सोसाइटल इश्यूज। इन सब का इस्तेमाल किसी बड़े सामाजिक मुद्दे को समझाने के लिए करते हैं राइटर्स, मेकिंग द राइटिंग मोर रिलेटेबल। इससे राइटिंग ज़्यादा रिलेटेबल हो जाती है और इमोशनली इंगेजिंग हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, की फैक्ट्स एंड ओवरव्यू, इमर्जेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म। ठीक है, देखिए की फैक्ट्स और ओवरव्यू में क्या बात होगी वो सुनिएगा। मॉडर्न एज में जो नॉन फिक्शन था उसमें एक चीज़ जो उभर कर सामने आई थी वो था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का उभार। अभी थोड़ा कम हो गया ये, आई थिंक 2010 के बाद से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इंडिया में तो नहीं लिखा जा रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो बहुत डर है जर्नलिस्ट के मनों में कि मार देंगे भाई नेता। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मॉडर्न एज का एक बहुत बड़ा जॉनर है। द मॉडर्न एरा सॉ द राइज ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मॉडर्न एरा ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का उदय देखा एज अ पावरफुल फोर्स फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। ये एक पावरफुल फोर्स थी सामाजिक और राजनीतिक जवाबदेही के लिए। लोग जर्नलिस्ट जो है वो माइक लगा कर जा रहे हैं किसी नेता के पास, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, किसी बिजनेसमैन के पास, और उससे उसके काली करतूतों के बारे में पूछ रहे हैं, फिर वो छप रही हैं। नोटेबल एग्जाम्पल्स इंक्लूड वर्क्स लाइक, कई नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं लेकिन इसमें किताब है ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, 1974 में आई थी, कार्ल बर्नस्टीन ने लिखी थी। ठीक है, और बॉब वुडवार्ड ने डिटेलिंग द वाटरगेट स्कैंडल, इसमें उन्होंने वाटरगेट स्कैंडल के बारे में बात की थी। अब ये वाटरगेट स्कैंडल क्या है इसको गूगल करके पढ़िएगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन पर टेक्नोलॉजी का असर हुआ है। द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हाउ नॉन फिक्शन इज रिटन एंड कंज्यूम्ड। इंटरनेट ने ट्रांसफॉर्म किया, उसने ये तय किया इंटरनेट ने कि नॉन फिक्शन कैसे लिखा जाएगा और कैसे पढ़ा जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलाउ फॉर रियल टाइम एनालिसिस। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने रियल टाइम एनालिसिस के लिए एक रास्ता बनाया। एंड द राइज ऑफ पॉडकास्ट, पॉडकास्ट का उदय हुआ, ऑनलाइन पब्लिकेशंस आ गए, मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स आए, हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ मॉडर्न नॉन फिक्शन। इसने मॉडर्न नॉन फिक्शन के स्कोप को बढ़ा दिया। थर्ड है राइज ऑफ एनवायरमेंटल एंड साइंटिफिक नॉन फिक्शन। इस दौर में साइंटिफिक नॉन फिक्शन बहुत लिखा गया, जैसे अभी स्टीफन हॉकिंग का जिक्र किया हमने। एनवायरमेंटल लिटरेचर बहुत लिखा गया। बहुत सारे राइटर्स हैं जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भैया पहाड़ बचा लो, नदी बचा लो। ठीक है, एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकम सेंट्रल टू मॉडर्न लाइफ, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी मॉडर्न लाइफ में सेंट्रल हुई, नॉन फिक्शन बिगेन एड्रेसिंग। तो नॉन फिक्शन ने कई मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया जो नैतिक और एथिकल इम्प्लीकेशंस को जाहिर करते हैं डेवलपमेंट की, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरा हो सकता है, क्लाइमेट चेंज। फिर है कल्चरल एंड आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। नॉन फिक्शन राइटर्स टुडे इंक्रीजिंगली एक्सप्लोर द इंटरसेक्शन ऑफ रेस। नॉन फिक्शन राइटर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं इंटरसेक्शन, रेस का, जेंडर का, सेक्सुअलिटी का, आइडेंटिटी का अपनी रचनाओं में। ऑफन लिंकिंग पर्सनल एक्सपीरियंस टू ब्रॉडर सोशल मूवमेंट्स। वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ब्रॉडर सोशल मूवमेंट्स के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, यूजुअली जैसे मान लीजिए कोई राइटर अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बता रहा है, ठीक है, सेक्सुअलिटी की, तो वो उसके साथ ओवरऑल चीज़ों को जोड़ देगा। ठीक है, ओवरऑल पूरे मूवमेंट को जोड़ देगा। ठीक है, चलिए नोटेबल मॉडर्न नॉन फिक्शन वर्क्स अगर बात करें तो एक किताब है ता-नेहेसी कोएट्स की, बिटवीन द वर्ल्ड एंड मी, 2015 में आई थी। अ रिफ्लेक्शन ऑन रेस इन अमेरिका, अमेरिका में नस्ल के मुद्दे पर लिखी गई किताब है। स्ट्रक्चर्ड एज अ लेटर टू द ऑथर्स सन। ये किताब पूरी किताब है लेकिन इसे लेटर की शेप दी गई है जो ऑथर अपने ही बेटे को लिख रहा है। इसके अलावा द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है, 2014 में आई थी, एलिजाबेथ कॉलबर्ट की किताब। अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज इम्पैक्ट ऑन द अर्थ एंड इट्स इकोसिस्टम्स। इसके अलावा 2010 में रेबेका स्क्लूट की किताब आई थी, द इमॉर्टल लाइफ ऑफ हेनरिएटा लैक्स, द स्टोरी ऑफ एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला की कहानी है, हुज सेल्स रिवोल्यूशनाइज्ड मेडिकल साइंस, जिसकी सेल्स ने मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी।
टचिंग ऑन रेस, इसमें वो कई मुद्दों पर बात करती हैं जैसे कि रेस, एथिक्स और कंसेंट पर। मॉडर्न नॉन फिक्शन कॉन्टिन्यूज टू इवॉल्व, मॉडर्न नॉन फिक्शन अभी भी इवॉल्व हो रहा है, जब हम बैठे हैं यहाँ पर मैं पढ़ रहे हैं अभी भी इवॉल्व हो रहा है वो। रिस्पॉन्डिंग टू एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया के राइटर्स, क्योंकि पल पल ये दुनिया बदल रही है। विद डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन की इश्यूज ऑफ आर टाइम, कई डाइवर्स पर्सपेक्टिव हैं हमारे कई अलग अलग मुद्दों पर हमारे ज़माने के। फ्रॉम वॉर एंड पॉलिटिक्स टू आइडेंटिटी एंड साइंस, चाहे वो वॉर हो, पॉलिटिक्स हो, पहचान हो, साइंस हो, मॉडर्न नॉन फिक्शन प्रोवाइड्स इनसाइट, मॉडर्न नॉन फिक्शन प्रोवाइड करता है इनसाइट, एनालिसिस, पर्सनल रिफ्लेक्शंस ऑन द चैलेंजेस एंड एडवांसमेंट्स, उन सभी चैलेंजेस एंड एडवांसमेंट्स के बारे में जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अभी अगली क्लास डिपेंड करेगी आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों की डिमांड पर। तो जैसे ही हमें लगेगा कि डिमांड आ रही है तो हम लेक्चर नंबर 4 कंटेम्प्रेरी अमेरिकन एंड नॉन ब्रिटिश नॉन फिक्शन स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज विल फोकस ऑन यूपी टीजीटी एंड पीजीटी जो भी होने वाला है।